हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और थोड़ा सा ऊपर के लेवल के हैं, यानी कि थोड़ा सा हार्ड लेवल के हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आयोग के पैटर्न को आप भी फॉलो कीजिए और डीप स्टडी कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसी प्रकार से आज हमने यहाँ पर हम ज्योग्राफी को देखेंगे, इसी प्रकार हम हिस्ट्री को भी कवर करेंगे और साथ में जो है जीके जीएस को भी यहाँ पर कवर करेंगे और थोड़ा सा डीप में स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो इसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के ये दो नाम हो जाते हैं, 0 डिग्री रेखा भी से कहा जाता है, यानी कि 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अगर भूमध्य रेखा के बारे में एक और फैक्ट की बात करें तो ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। दो गोलार्ध में कौन कौन से, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये पृथ्वी को विभाजित करती है, दो बराबर गोलार्धों में। और बात करें ये किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए ये केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर भी गुजरती है और ब्राज़ील से होकर भी यहाँ पर गुजरती है। लेकिन ये जो रेखा है ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। और बात करें अगर भूमध्य रेखा की है तो कितने देशों से, कुल कितने देशों से गुजरती है, तो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और 3 महाद्वीपों से, कौन कौन से, तो उसमें से एक आ जाता है दक्षिण अमेरिका, एक आ जाता है अफ्रीका और एक हो जाता है एशिया। एशिया में अगर बात करें तो ये 3 देशों से होकर गुजरता है। देखिए एशिया के 3 देशों से होकर गुजरता है, मालदीव, इंडोनेशिया और ओशिनिया। तो ये 3 देश हैं जो एशिया के हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़े से हो जाते हैं। और 3 जो है ये महाद्वीपों से होकर गुजरती है ये रेखा। कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और 3 महासागरों से ही होकर ये रेखा गुजरती है। कौन कौन से, तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से ये रेखा होकर गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा है। तो देखिए आप सभी ने लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जो हिमालय का जो श्रृंखला है वो ब्रह्मा से आगे होते हुए और पृथ्वी के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर चली जाती है, अरब सागर की तरफ से ये अंदर की तरफ हैं। तो उन्हीं से बने हुए हैं अंडमान और निकोबार, ये भी याद रखेंगे। तो अंडमान और निकोबार किस प्रकार के द्वीप हैं, तो ये जलमग्न पर्वत श्रृंखला के द्वीप हैं। अब आपको बताना है कि उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकान या योमा। कहीं कहीं पर इसे यामा भी लिखा जाता है, अराकन यामा, ये भी याद रखेंगे। और ये पर्वत श्रृंखला जो है इसको रखाइन पर्वत भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, इसको रखाइन पर्वत भी कहा जाता है। और म्यांमार में ये जो है अवस्थित हिमालय का विस्तार है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये जलमग्न पर्वत श्रृंखला से बने हुए द्वीप हैं, कौन, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का आपने बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो इनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला है महानदी, फिर आती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। देखिए भारत में नदियों का दो प्रमुख समूह होता है, कौन कौन से, एक तो हिमालय की नदियां हो जाती हैं और दूसरा हो जाती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनमें अंतर क्या होता है, देखिए हिमालय की नदियां जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं और ये 12 मास नदियां होती हैं, यानी कि 12 माह इनमें जल भरा होता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो अधिकतर जो है वर्षा के जल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उस हिसाब से इनका जल बढ़ता या घटता है। और नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी दो नदियां हैं, ये या आप लोग याद रखेंगे, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा और तापी। यहाँ पर आप फिगर में इन नदियों को देख सकते हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो जो ग्रैंड कैनियन है वो क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड कैनियन है ये है क्या। तो ये एक घाटी है, और किस प्रकार की घाटी है, तो अपर्दन जन्य भूभाग है, ये भी याद रखेंगे, अपर्दन जन्य भूभाग है। और किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है।
है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक भू आबद्ध देश है। देखिए भू आबद्ध देश क्या होता है, यानी कि लैंड लॉक कंट्रीज आपने पढ़ा होगा कि जिसकी सीमाएं जो है महासागर या जो तटीय सीमा नहीं बनाता है उसे ही लैंडलॉक भूमि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए, पहले इनकी बात करते हैं तो कजाकिस्तान एक जो है लैंडलॉक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए कजाकिस्तान एक लैंडलॉक क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक क्षेत्र, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, भू आबद्ध क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन जो है राइट आंसर होगा। यूक्रेन लैंडलॉक सिटी नहीं है, याद रखेंगे, या देश नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर के हिसाब से आप लोग इसे समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है अमेजन नदी का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहता है। देखिए अमेजन नदी की बात करें तो जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी हो जाती है और किस महाद्वीप में बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और किस देशों से होकर बहती है, तो देखिए पेरू से होकर भी बहती है, कोलंबिया से होकर भी बहती है, इक्वाडोर से होकर भी बहती है और ब्राज़ील से होकर भी बहती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अमेजन नदी का अधिकांश भाग किस देश से होकर बहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो अधिकांश भाग है वो ब्राज़ील से होकर बहता है। और बात करें अमेजन नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो पेरू में एंडीज पर्वत हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एंडीज पर्वत हैं वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेजिनोट रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है। तो एक मेजिनोट रेखा है जिसे 1930 में जो है निर्धारित किया जाता है, ये याद रखेंगे 1930 में इस रेखा को निर्धारित किया जाता है। और ये किस देश के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मेजिनोट रेखा। अगर बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को, तो आप सभी लोग जानते होंगे उसे ड्यूरंड रेखा कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा को आपने पढ़ा होगा 38th पैरेलल कहा जाता है, यानी कि 38वीं समांतर रेखा इसे कहा जाता है। किसके बीच में है, तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में। और बात करें कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में, हमने देखा मेजिनोट रेखा, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में पाई जाती है ओडरनीस रेखा। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि ओडरनीस रेखा जो है वो किसके बीच में है, तो वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ्ट रेखा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि सुबनसिरी इसकी एक सहायक है। तो ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी मिलकर बनाती हैं क्या, कौन सा द्वीप, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। ये असम में स्थित है, यानी कि भारत में स्थित है। और कौन सा मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ये भी याद रखेंगे। और इसमें अगर जनजातियों की बात करें कि कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो इसमें पाई जाती है मिसिंग जनजाति और एक है देवरी जनजाति, ये भी याद रखेंगे। मिसिंग जनजाति और देवरी जनजाति असम में कहाँ पाई जाती है, तो माजुली द्वीप पर पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। और अब तो इसे, ये जो माजुली द्वीप है इसे जिला घोषित भी कर दिया जाता है, कर दिया गया है सॉरी, तो इसे जिला घोषित भी कर दिया गया है। और ये यूनेस्को की विश्व स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है, ये भी याद रखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कौन शामिल है, तो वो है माजुली द्वीप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित देशों में से चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए चीन कुल मिलाकर जो है 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे। चीन कितने में फैला हुआ है, तो 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लीजिए। चीन किसके साथ यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है, तो वो नहीं करता है बुल्गारिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया, रूस और म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करता है और साथ में ये भारत और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर 14 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मुख्यतः यह यूरोप का स्पेन है और
अफ्रीका का जो मोरक्को है उन दोनों को अलग करती है और सीधा-सीधा यहाँ पर देशों को ना देकर उसने यहाँ पर महाद्वीपों को दे दिया है कि यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर इन्हें अलग करती है, ये याद रखेंगे। और ये जो जल संधि है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का भी कार्य करती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आप लोग इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये संधियाँ हैं। देखिए ये रही वो जिब्राल्टर संधि जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर इम्पोर्टेंट संधि की बात करें तो ये सुंडा संधि जल संधि यहाँ पर है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये सुंडा जल संधि। तो देखिए, और ये किसके बीच में स्थित है, तो ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। इधर जावा हो जाता है और इधर से ये है, ये सुमात्रा के बीच में स्थित है। अगर अन्य की बात करें तो ताइवान जल संधि, अगर ताइवान जल संधि की बात करें यहाँ पर तो ये कम से कम 180 किलोमीटर चौड़ी है, ये भी याद रखेंगे। 180 किलोमीटर चौड़ी ये जल संधि हो जाती है और किस किस के बीच में है, तो ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीपों को यहाँ पर अलग करती है, ये याद रखेंगे। मुख्यतः ये किसका भाग है, तो ये चीन जो दक्षिण चीन सागर का है ना उसका ये हिस्सा है। नेक्स्ट संधि है यहाँ पर तुशीमा संधि। तो तुशीमा जो जल संधि है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तुशीमा जल संधि, ये किस किस के बीच में है, तो ये कोरिया और जापान के बीच में आपको देखने को मिलेगी ये तुशीमा जल संधि। उम्मीद करता हूँ आपने फिगर से इसको समझा होगा। नेक्स्ट है चाबहार चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। देखिए जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये ईरान का हिस्सा है, याद रखेंगे। ईरान का हिस्सा, कई व्यापारिक जो है व्यापार जो है इससे किए जाते हैं भारत के द्वारा भी। तो चाबहार जो बंदरगाह है यहाँ पर देश न देकर उसने खाड़ी पूछ ली है, तो ये किस खाड़ी में स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ओमान की जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, ये भी याद रखेंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये रहा ईरान का ये भाग है चाबहार बंदरगाह, और मुंबई से यहाँ पर ये जो है व्यापार के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पर केवल भारतीय राज्यों की बात हो रही है, ये इसका आप लोग जरूर ध्यान रखना कि राज्य पूछा है या यूनियन टेरिटरी पूछा है या दोनों को मिलाकर पूछा है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर भारत जो नेपाल है वो भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो ये 5 राज्यों से लगता है। कौन कौन से, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को ये लगता है। अगर चीन की बात करें तो ये 4 राज्यों को लगता है। देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर को भी लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, तो केवल ये लद्दाख से लगता था, जम्मू से भी नहीं लगता था, केवल ये लद्दाख से लगता था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये अब 4 राज्यों के साथ लगता है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी कौन, तो वो हो जाती है लद्दाख। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी को लगता है। कौन कौन से 3 राज्यों में, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लगता है। बांग्लादेश की बात करें, भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है, और ये कितने राज्यों से लगता है, तो ये लगता है 5 राज्यों के साथ। तो देखिए यहाँ पर तो अधिकतम किसके साथ पूछा था, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर बन जाते हैं, नेपाल और बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश 5 किन किन के साथ सीमा साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल के साथ करता है, असम के साथ करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ ये सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर इसके 2 राइट आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है और ये किस किस के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी बताई गई है कि भारत किस देश के साथ कितनी यहाँ पर सीमा साझा करता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि ये माउंट सेंट हेलेंस है क्या, तो ये एक ज्वालामुखी है और कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। अगर भारत की प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो बैरन द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी। और ये आपको बताना है कि भारत के किस यूनियन टेरिटरी में स्थित है या भारत के किस द्वीप में स्थित है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी ने लोगों ने पढ़ा होगा
कि जो मिज़ो पहाड़ियाँ हैं, मिज़ो पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो वो है फांगपुई। फांगपुई जो है मिज़ो पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी है और ये कहाँ स्थित है? तो ये मिज़ोरम में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी फांगपुई जो है फांगपुई पहाड़ी को ब्लू माउंटेन शिखर के नाम से जाना जाता है। देखिए डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको उनके जो है उपनाम या निकनेम और किस नाम से जाने जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो फांगपुई जो मिज़ो पहाड़ियाँ की सबसे ऊँची चोटी है उसी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिज़ोरम में स्थित है। और इसकी ऊँचाई की बात करें तो 2157 मीटर इसकी ऊँचाई यहाँ पर हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहले आता है काराकोरम, फिर आता आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है शिवालिक। यहाँ पर आप लोग फिगर के हिसाब से इसे समझ सकते हैं। देखिए पहले आ जाता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख रेंज, फिर आती है जास्कर और फिर आती है शिवालिक। शिवालिक आपको ये देखने को मिलेगा, तो फिर माफ़ कीजिएगा ये आपको देखने को मिलेगा, ये है शिवालिक रेंज। तो इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है, भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें यहाँ पर बांटा गया है। अब एक फैक्ट की बात करते हैं, जो काराकोरम श्रृंखला है उसी में आपको देखने को मिलेगी केटू। ये भी याद रखेंगे, जो केटू दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है वो किस में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। और लद्दाख की बात करें, पीछे चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहीं पर स्थित है लेह, ये भी याद रखेंगे। और लद्दाख श्रेणी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें जास्कर श्रृंखला की, तो जास्कर श्रृंखला में इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसमें भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र जो कि लद्दाख में स्थित है और लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है द्रास क्षेत्र। तो ये भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है ये जास्कर में स्थित है। और बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है या इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिगर का इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है गारो खासी पर्वत, सप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, श्रृंखला होगा। तो गारो खासी की जो पर्वत श्रृंखला है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गारो खासी की पर्वत श्रृंखला है ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इन पहाड़ियों का नाम क्यों पड़ा है, तो विशेष रूप से यहाँ पर क्या है कि ये इन पर जनजातियाँ निवास करती हैं, गारो खासी, और इसके साथ में जयंतिया की जो है पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित हैं और जयंतिया की जनजाति भी यहीं निवास करती है। और कहाँ है? तो गारो खासी जयंतिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो ये मेघालय में स्थित हैं और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो मेघालय को ही जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से गारो खासी और ये इधर हो जाती हैं जयंतिया की पहाड़ियाँ। इनको भी बाद में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करके बांटा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? गारो की पहाड़ियाँ और जयंतिया की पहाड़ियाँ और खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तापमंडल में जो है आयन्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रख लीजिए। और वायरलेस संचार में मदद करते हैं, ये भी याद रखेंगे। और बात करें कि पृथ्वी की वायुमंडलीय को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 5 भागों में। कौन कौन से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अगर हिंदी में बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद कर लीजिए। इनसे आप जितने फैक्ट याद कर सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान किस जो है मंडल में बढ़ता है या वायुमंडल के किस परत में बढ़ता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बाह्य मंडल है
या जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है, उसी में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यह परत क्या करती है, तो रेडियो प्रसारण में भी सहायता करती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से आपको बताना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा यहाँ पर जिम्मेदार है। तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से? एक हो जाता है क्रस्ट, एक हो जाता है मेंटल और एक हो जाता है कोर। अब कोर को यहाँ पर 2 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से? बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अब जो इसका जो राइट आंसर है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, वो है ऑप्शन नंबर डी। जो बाह्य कोर है या जिसे बाहरी कोर भी कहा जाता है, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बाँटा गया है, तो 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर क्या है, जो वो सबसे भीतरी परत है, याद रखेंगे कोर सबसे भीतरी है, मेंटल बीच की परत है और क्रस्ट जो है सबसे बाहरी परत है, ये भी याद रखेंगे। और अ, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं फिगर के साथ, आप इसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, तो ये आउटर कोर में होता है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, विल्ड प्लैनेट या अप्रत्यक्ष ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घने बादल के आवरण पाया जाता है। तो घने बादलों का जो आवरण पाया जाता है, उसके कारण इसे अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड प्लैनेट कहा जाता है। तो इसे किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्र ग्रह को जो है अप्रत्यक्ष ग्रह कहा जाता है। और सौर मंडल का जो ये सबसे गर्म ग्रह है और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी का सहोदर भी कहा जाता है। और इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। और बादलों के आवरण के साथ घिरे होने के कारण इस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और थोड़ा डीप में स्टडी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।